नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज एनसीईआरटी के सेशन में हम आज देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के बाद उसे क्या क्या फ़ायदा मिली। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उसे दीवानी मिली कैसे। तो उस जब टकराव हुआ आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के नवाबों के बीच, बंगाल के नवाबों के बीच, तो उसके बाद उसका परिणाम युद्ध हुआ। जो युद्ध कौन कौन से थे? तो पलासी के युद्ध थे और बक्सर के युद्ध थे। ये बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए, ये बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ये युद्ध में कौन कौन से थे? तो बंगाल के नवाब प्लस अवध के नवाब प्लस आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की एक गुट थी और ये किससे युद्ध लड़ रहे थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से। अभी तक ये कंपनी है, अभी तक ये एक व्यापारिक साधारण सी एक व्यापारिक कंपनी है, जिसे इन दोनों के कुछ बातों के कारण, टकराव होने के कारण, ये दोनों अब युद्ध करते हैं। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शाह आलम, जो मुगल के शासक थे, मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है जिसका नाम था 1765 में सहायक संधि। ये सहायक संधि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये इस संधि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी थी, इसे इस संधि ने प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली साम्राज्य देने का, उसे साम्राज्य बनाने की शक्ति दे दी। इस संधि में आखिर क्या था जिसके कारण से अंग्रेज क्या हो गए, इतने उनको क्या मिल गई? एक शक्ति मिल गई। तो इस संधि में क्या था कि ये संधि किसके किसके बीच हो गई? अब शाह आलम द्वितीय, जो मुगल के शासक थे, और इनके बीच भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी। तो इसमें क्या था कि अब जो बंगाल प्रांत का जो क्षेत्र है, उसकी जो जितने सारे भी वसूल किए जाएंगे, शुल्क वसूल किए जाएंगे, टैक्स जो लिया जाएगा, राजस्व जो उन्हें प्राप्त होगा, वो सब अब सीधे बंगाल के नवाब को नहीं मिलकर किसे मिलेगी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगी। ये हो गया आपका एक बात। और दूसरा बात, अब अवध के क्षेत्र में भी वही हुआ। इसका क्या है? क्षेत्र भी विस्तार हो गया। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र का राजस्व जो है इनके पास आएगा, लेकिन उसकी जनता और कामकाज की जिम्मेदारी नवाबों की ही होगी, लेकिन वहां की शक्ति और पैसे पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। इस प्रकार ये सहायक संधि इसे क्या करती है? दीवानी जब मिल जाती है और इस सहायक संधि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसकी नींव मजबूत हो जाती है और वो व्यापार से साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य की नींव रख देते हैं। इस संधि में और भी बहुत सारी बात हुई थी। इस संधि में शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपए का पेंशन कंपनी देती, और दूसरी क्या थी? इसको क्षेत्र का विस्तार हो गया। अब क्या हो गए? मुगल शाह, जो हमारे शाह आलम द्वितीय थे, उनको अवध के कुछ क्षेत्र जो है, जैसे इलाहाबाद और एक कड़ी जो है, ये दो क्षेत्र वो किसमें चले गए? तो मुगल साम्राज्य में चले गए। और जो बचे कुचे पर थे, वो अवध के नवाब को शासन करने के लिए उन्हें फिर इस संधि के दौरान उसे दे दिया गया। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि अब वहां पर ये कंपनी की कुछ सेना की टुकड़ी रहेगी और उसका खर्च अवध के नवाब को देना पड़ेगा।
इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार ये सहायक संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे भारत में शासन करने के लिए एक जगह और प्लेस दे दिया ये संधि। अब देखते हैं कि जब दीवानी मिल गई, अब क्या हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा जगह मिल गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर इसे क्या हो गया, डायरेक्ट राजस्व मिलने लगे, पैसे आने का एक अलग स्रोत बन गया। इनका पहले व्यापार करके ये पैसा लाते थे, तो व्यापार करने में क्या होता था, इन्हें ब्रिटेन से सोने और चांदी लेके आने पड़ते थे और उससे वो सामान, यहाँ की जो वस्तुएं थी जैसे कि मसाले, रेशम, सूती वस्त्र या सोरा, ये जो भी सामान वो खरीदते थे उसके बदले उसे देना पड़ता था। लेकिन अब दीवानी मिलने के बाद क्या हो गया कि अब भारत के पैसे से ही अब वो व्यापार करने लगे। चलिए, तो अब आते हैं हम थोड़े से पॉइंट की ओर और इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को। तो दीवानी मिलने के बाद क्या हो गया, जब दीवानी इसके हैंड ओवर हो गई है तो अब राजस्व पर किसका नियंत्रण हो गया है, तो इस राजस्व पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण यहाँ पर हो जाता है तो पूरी राजस्व कहाँ जाएगी, सारा टैक्स कहाँ जाएगा, तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार सभी प्रांत का एक बड़ा प्रांत का टैक्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जाएगी। और हम जानते हैं कि जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो उनकी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सभी क्षेत्रों में, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, और यहाँ भी वही हुआ। तो अब क्या हुआ, अब वो व्यापार करने के लिए जो पैसे ब्रिटेन से लेकर के आते थे चांदी और सोने के रूप में, उसे अब लाना नहीं पड़ा, यानी कि व्यापार के लिए उसे पूरी तरह से छूट मिल गई। अब वो भारत के ही मिले राजस्व से यहाँ के सामान को खरीदते थे और ब्रिटेन में उसे बेचते थे। चलिए, अब सेना पर खर्च, अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्योंकि इसके पास क्या हो गया, पैसे ज्यादा हो गए, राजस्व ज्यादा हो गया, अब ये धीरे धीरे अपने सेना का विस्तार करने लगी, अपनी अलग से सेना को रखने लगी उसके खर्च पर। और इस सेना को क्या करती थी, तो इस सेना को बंगाल, अवध और भी प्रांतों में उसे क्या करती थी, वहां पर रखती थी उनके खर्च पर, क्योंकि ये शक्तिशाली हो गए ना, जहां पर शक्ति हो जाएगी तो सामने वाला जो कमजोर होगा उसे दबना पड़ेगा और इनकी मनमानी चलेगी। तो यहाँ पर मनमानी के कारण उस जगह पर जैसे बंगाल में, अवध में और भी जहाँ जहाँ पर उनका साम्राज्य, जो भी क्षेत्र था जहाँ जहाँ पर उनका शासन, राजाओं का शासन चलता था, वहाँ पर शासन तो उसने उनको चलने दिया, लेकिन अपनी एक सैन्य टुकड़ी को वहाँ पर रखा उनके खर्च पर। और ये सैन्य टुकड़ी क्या करती थी, वहाँ के अंदरूनी मामले को देखती थी और उसके अंतर्गत कौन अगला राजा बनेगा, घर और अंदर की क्या स्थिति, वो सब की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य विस्तार करने में, नए नए कूटनीति को लाने में उसे क्या होती थी, उसे पता चलता था कि किस तरह से हम कौन सा थ्योरी, कौन सा कानून बनाए जिससे कि हम और इस पर दबाव अपना बना सकें। चलिए, तो भारत के पैसे से ही वो भारत को ही लूटने के लिए सैन्य को उसने सेना बैठा ली थी, सेना पे भी खर्च की। अब जब पैसे बहुत हो गए तो उन्होंने किलों में जो पाबंदी बंगाल के नवाब ने लगाई थी उनको क्या कर दिया, अब इन्हें तो पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, काम करने की शक्ति, इसका साम्राज्य इनके हाथ में आ गया। तो अब इन्होंने क्या किया, किले बनवाए, दफ्तरों का निर्माण भी पूरी तरह से किया। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक व्यापार का एकाधिकार भी हो गया, क्योंकि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसके साथ साथ पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भी कंपनी साथ साथ यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये सहायक संधि होने के कारण इनका जब एकाधिकार बंगाल, उड़ीसा और के क्षेत्र में हो जाता है तो वो उन सारी कंपनियों को वहां से खदेड़ देती है और सिर्फ अपना एकाधिकार, अपना वर्चस्व वहां स्थापित कर लेती है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि उनका अधिकार हो गया और उन्हें ओवरऑल देखा जाए तो इन सहायक संधि के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ, उन्हें एक साम्राज्य मिल गया शासन करने के लिए, अपनी नींव रखने के लिए और भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए। इसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक नए नए कानून लाती, द्वैध शासन लाती और भी बहुत सारे हैं कानून ला करके ये भारत को दिन प्रतिदिन इसने कमजोर किया। और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था वो इसके इन सभी अंग्रेजों और ब्रिटिश नीतियों के कारण वो इतनी दयनीय स्थिति में आ जाता है, जिसे हम आगे
के क्वेश्चंस में या आगे के चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये क्वेश्चंस को कैसे समझे, हमें मुझे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।